सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा बिजनेस का बेसिक समझ लिया कि अब तक तो पता नहीं हम बिजनेस को क्या क्या समझते थे, लेकिन इन रियलिटी बिजनेस में क्या होता है, क्या फीचर्स है, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेड कितने तरीके का होता है, बिजनेस रिस्क कितने तरीके के होते हैं। वो सारी की सारी कहानी आप लोग लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर चुके हो। तो मैं बस आपसे थोड़े से सवाल करूंगी जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तभी मैं ये मानूंगी कि हाँ तुम होशियार बच्चे हो और लगातार पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ साथ तुम्हारी मेहनत चल रही है, ये बात मुझे तभी पता चलेगी। तो काम करना क्या है? काम सिर्फ इतना सा करना है कि जितनी भी मैंने तुम्हें मेमोरी ट्रिक पार्ट ए में बताई हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड थी, चाहे वो हमारे बिजनेस रिस्क के नेचर से रिलेटेड थी, रोल ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड थी, अगर तुम्हें वो सारी मेमोरी ट्रिक याद है ना, तो बस 5 मिनट निकालो और वो सारी की सारी मेमोरी ट्रिक कमेंट बॉक्स में लिख डालो उनके पॉइंट्स के साथ। इससे क्या होगा, तुम्हें सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल होंगे और जब तुम आगे बढ़ रहे हो चैप्टर में तो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ यार, मुझे पीछे की चीज़ें याद है। अगर हेडिंग्स भी याद होती है ना बेटा, तो अंदर का कंटेंट अगर समझा होता है तो उसको खुद से बनाकर आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर याद नहीं आएगा तो उसको एंड कैसे करोगे, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी बातें होती है, ये मैं ऐसे ही नहीं कहती, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आगे जाके न जाने कितने पॉइंट्स आने वाले हैं, कितनी सारी मेमोरी ट्रिक आने वाली है। अगर टाइम टू टाइम बार बार इसको रिकॉल नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस 5 मिनट रुको, पहले सारी बातें लिखो, फिर आज की क्लास अटेंड करते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2, जो बताएगा पूरी बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में कि पहले कैसे था और आज कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, लगाओ अटेंडेंस, करो सारे काम पूरे, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन बस हिस्ट्री पढ़नी बाकी थी, तो चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं और इस मिस्ट्री को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस हमारा कैसा था? अगर मैं अपने इंडिया की बात बताऊं ना, तो बेटा ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडिया सोने की चिड़िया ये कहा जाता था। यानी कि हमारा इंडिया इतना ज़्यादा फेमस था क्योंकि हमारे इंडिया के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, और सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा इंडिया क्यों था? क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे पास सोने वगैरह की भी कोई कमी नहीं थी। आज तो सिर्फ आज हमारे पास बहुत सारा सोना है क्योंकि हमारे भारतीय बहुत सारे सो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर हम अपने मेटल वाले सोने की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर हमारे पास वो सारी चीज़ें भी भरपूर मात्रा में थी। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं, यानी कि रॉ मटेरियल, वो भी भर भर के था। बस खुशहाल जिंदगी चल रही थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ पर। और बस यही चीज़ कुछ लोगों को चुभ रही थी, और बस जिन लोगों को चुभ रही थी उन्होंने हमारे देश पर अटैक किया, हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर ली और 200 साल तक, लगभग 200 साल तक हमारे देश पर राज किया और हमारे देश का पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। कहाँ हम लोग रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर ग्रो करते थे, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्हीं सब चीज़ों को हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा था। खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि वही खाना पीना हमें दूसरे देश से लेना पड़ रहा था। और इसका कारण क्या था? कि किसी और देश ने हमारे ऊपर शासन किया, वो अंग्रेज जिन्होंने हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, और बड़ी मुश्किल से 1947 में जाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी से पहले वो सारी चीज़ें जो हुई ना, उसने बहुत मेजर चेंजेस किए इंडिया के अंदर, इंडिया के ट्रेड के अंदर, इंडिया के बिजनेस के अंदर। बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारी चीज़ों को हमने उनसे सीखा भी है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें हमें बताई जा रही हैं हमारे इंडियन बिजनेस के बारे में। देखो ज़रा, इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी कि अगर बहुत हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी रही है, रिच हिस्ट्री रही है। इवन बिफोर मॉडर्न बैंकिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंडिया हैड वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क्स, मर्चेंट कम्युनिटीज एंड द बिजनेस प्रैक्टिसेस।
और मॉडर्न बैंकिंग वगैरह आने से पहले भी, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आने से पहले भी इंडिया के नेटवर्क अच्छे थे, इंडिया की यहाँ बहुत सारी व्यापारों की कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस थी जो वो इस्तेमाल करते थे। इंडिया मेंटेन द ट्रेड रिलेशनशिप विद द कंट्रीज इन एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ट्रेडिंग नेशन। और क्योंकि इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल था जिसकी हर एक देश को जरूरत पड़ती थी, हमारे यहाँ पर कमी सिर्फ इस चीज़ की थी कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, यानी कि उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिन इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत थी, बस कुछ उन इंडस्ट्रीज की कमी थी हमारे पास, इसलिए हम अपने रॉ मटेरियल का खुद से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन दूर देशों में हमारे रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसीलिए हमारा इंडिया वर्ल्ड लीडिंग ट्रेडिंग नेशन माना जाता था। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया कितना बढ़िया था ट्रेड और कॉमर्स के टर्म्स में। अच्छा, अब जो मेजर आप कह सकते हो कि जो ब्रेक थ्रू आया, यानी कि जो मेजर चैलेंज आया, जो मेजर चेंज आया, वो इन सब चीज़ों के इंट्रोडक्शन के बाद आया, जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो हमें ये पॉइंट्स कवर अप करने हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मेजर ट्रेड सेंटर, मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एंड द पोजीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग, अभी पढ़ के आए हो कि बैंकिंग क्या होता है। किसी भी बिजनेस के लिए बैंक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो पैसों की जरूरत आज के टाइम पे हमारी कौन पूरे कर रहे हैं? हमारे कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन उस टाइम पर क्या वहां पर भी इसी तरीके के बैंक्स हुआ करते थे? नहीं, बैंक्स तो इस तरीके के नहीं होते थे, लेकिन क्या पैसों की जरूरतों को फिर वहां पर पूरा नहीं किया जाता था? वहां भी तो बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत होती होगी, तो वो जरूरत कैसे पूरी होती थी? तो वहां कौन पैसे देता था? तो बेटा वहां पर भी पैसे देने वाले लोग तो थे, लेकिन उन्हें हम बैंक नहीं कह सकते थे, उनको हमने एक नया नाम दिया, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस का मतलब होता है बेटा लोकली अवेलेबल सोर्स। इंडिजीनियस का मतलब क्या है? जो लोकली आपको अवेलेबल हो रहा है आपका रिसोर्स, उसको आप यहाँ पर इंडिजीनियस कह रहे हो। तो यानी कि लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज थे आपके यहाँ पर, जो बैंक की तरह ही काम कर रहे थे। जैसे कि एक बैंक का काम क्या होता है? एक बैंक का काम होता है आपको पैसे उधार देना और कहीं ना कहीं आपकी डिपॉजिट्स को अपने पास रखना। जैसे कि अगर आपको पैसा जमा कराना है तो आपके डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और बदले में आपको लोन भी दे देते हैं। बस कुछ यही वाले फंक्शंस वहां पर गांव वगैरह में रहने वाले या कुछ शहरों में रहने वाले लोग भी कर रहे थे, जिनको हम यहाँ अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि जमींदार, साहूकार, मनी लेंडर्स। यानी कि उस टाइम पर जो लोग अच्छे खासे वेल्दी थे, यानी कि जो रिच पीपल हुआ करते थे उस टाइम पर, वही लोग, जितने भी हमारे किसान हुआ करते थे या जिन लोगों को भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, वो उनकी पैसों की जरूरत को पूरा करते थे। बट ये तो आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, और जो बहुत सारी आपने ऐसी वाली मूवीज देखी होंगी जो ब्रिटिशर्स के टाइम की भी थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से साहूकार, जमींदार, ये बड़े बड़े मनी लेंडर्स लोगों का शोषण करते थे। पैसा तो देते थे लेकिन लोगों का शोषण भी किया जाता था। तो बस वही कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम that existed in India before the modern banks were established। तो जब तक हमारे यहाँ पर मॉडर्न बैंक्स नहीं आए थे, उससे पहले हमारे पास बैंकिंग की फैसिलिटी लेने के लिए कुछ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। अब उसमें कौन कौन लोग आते थे? मनी लेंडर्स, साहूकार, इंडिजीनियस बैंकर्स, जो कि फाइनेंशियल सर्विस दे रहे थे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को। ये लोग लोन्स देते थे, क्रेडिट फैसिलिटीज देते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर फंड ट्रांसफर करने में भी हेल्प किया करते थे, और जिससे आपका जो ट्रेड और कॉमर्स है वो स्मूथली चल रहा था। ठीक है, तो जैसे कि एक ट्रेडर दिल्ली में है, उसे पैसा भेजना है दूसरे ट्रेडर को सूरत में, तो ये काम, इतना काम ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, जिसका नाम है हुंडीज। आप कहेंगे मैम हुंडी, हांडी सुना था, व्हाट इज दिस हुंडी? तो बेटा अभी समझेंगे कि हुंडी क्या होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट था हुंडी, जिसकी मदद से एक जगह पर दूसरी जगह पर अगर फंड ट्रांसफर करना है तो ये पॉसिबल था। तो बेटा अभी जो मैंने नाम लिया यहाँ पर हुंडी, चलो अब उसको समझते हैं कि ये हुंडी क्या होता है। A हुंडी इज अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, इसको अगर मैं पढ़ाने से पहले अगर आपको एक माइंड में इसके एक पिक्चर क्रिएट करूं,
तो जैसे कि आज के ज़माने में आप चेक देख रहे हो, आप चेक का इस्तेमाल करते हो, क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर जिस पर्सन को हमने पैसा देना है हम उसका नाम लिख देते हैं, अमाउंट फिल कर देते हैं, एक डेट भर देते हैं, नीचे अपने सिग्नेचर कर देते हैं, और ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। यानी कि इस चेक को आप पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कोई अगर आपको चेक देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो एज अ पेमेंट, आप मान लेते हो कि आपके पास पैसा आ गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जा भी सकते हो, इसके बदले में पैसे उधार भी ले सकते हो, है ना, ये सारे काम आप कर पाते हो चेक से। सेम यही फंक्शन उस टाइम पर हुंडी परफॉर्म करता था, जो कि हमारा इसी तरीके का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब भी कभी हुंडी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आज के ज़माने का चेक याद कर लेना। तो पुराने ज़माने का जो चेक है उसको हुंडी कहते हैं, बस इतना समझ लो। और कभी अगर आपने एक शब्द सुना हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जो भी देखो पैसा देना था उसके लिए एक बिल बनाया जाता है, तो उस बिल के बदले में ये जो पेपर एक्सेप्ट किया जा रहा है इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें एक पर्सन इस बिल को बनाता है तो दूसरा पर्सन उस बिल को एक्सेप्ट करता है। जो पर्सन इस बिल को बनाता है उसे ड्रॉर कहते हैं, ड्रॉर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉर। जैसे जो चेक लिख रहा है मान लो, तो चेक लिखने वाले को क्या बोला जा रहा है, ड्रॉर। यहाँ पे बिल बनाने वाले को क्या लिखा जा रहा है, ड्रॉर, है ना। और जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो इसका पैसा देने वाला है, जिसको पैसा देना है बेसिकली, वो कहलाता है बेटा ड्रॉर, जो इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कि मैं पैसे दूंगा। ठीक, चलो तो देखो, A hundi is a traditional financial instrument used in India as a bills of exchange। आ गई वही बात कि हुंडी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपका ट्रेडिशनल, जिसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह, और एक रेमिटेंस टूल, रेमिटेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। And it is widely used by the merchants and the traders to transfer the money and settle the business transaction without carrying the cash। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है, डरू डरू लग रहा है कि भाई जेब में बहुत सारा पैसा लेके अपन जाएगा, बहुत सारा सोना लेके जाएगा, तो कहीं रास्ते में ये लुटेरे हमें लूट ना लें, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा एक कागज लो, उसके ऊपर सारी बातें लिखी, जेब में रखे और चुपचाप मौज मस्ती से घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। तो कैश को कैरी नहीं करना है तो हुंडी का इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस हुंडी के फीचर्स क्या हैं, अब फटाफट देखो भाई फीचर्स क्या है। पहली बात तो ये रिटन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, राइटिंग की फॉर्म में होता है। ये हमें मदद करता है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं फंड एक जगह से दूसरी जगह पर। रिस्क ऑफ कैरिंग द कैश यहाँ पर नहीं होता ट्रैवल करते टाइम, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह चलता है। वाइडली एक्सेप्ट था उस टाइम पे, अलग अलग रीजन्स में कोई भी इसको लेने से मना नहीं करता था, सब एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे कि एक ट्रेडर दिल्ली में पैसा भेजना चाहता था ना सूरत में, तो उसने क्या किया, उसने परचेज किया हुंडी अपने किसी एक इंडिजीनियस बैंक से, फिर उसके बाद जो सूरत में जो ट्रेडर था वो उसको रिसीव करेगा, उसी हुंडी को प्रेजेंट करके अपने बैंकर को वो वहां से पैसे रिसीव कर लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था उसके अंदर इस हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, अब ये हुंडी बेटा कुछ अलग अलग तरीके की होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो हुंडी दो तरीके की होती है, दर्शनी और मुद्दती। जो इसकी कैटेगरी है बेसिकली वो दो है, दर्शनी और मुद्दती। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में आपको हुंडी को नहीं पढ़ना है, ये जस्ट मैं आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए पढ़ा रही हूँ कि ठीक है इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा दो तरीके की हुंडीज होती हैं, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी, दर्शनी मतलब दर्शन ना, दर्शन मतलब देखना, है ना। और मुद्दती, मुद्दती मतलब कहते हैं ना कि बहुत मुद्दत हुए तुम्हें देखे हुए, तो मुद्दत मतलब टाइम पीरियड। तो जो आपका डिफरेंस है दर्शनी और मुद्दती हुंडी में वो सिर्फ इतना है कि दर्शनी हुंडी को जब बनाया जाता है तो उसमें टाइम नहीं लिखा जाता, यानी कि समय नहीं लिखा जाता कि पैसा कब देना है। इसका सिर्फ इतना मतलब था कि जिस दिन इसके दर्शन हुए, जिस दिन हमें हुंडी के दर्शन हुए, जिस दिन हमें दिखा दी गई हुंडी, उस दिन पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मुद्दती का मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड उसमें लिखा होता था कि 30 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी है। यानी कि मुद्दती हुंडी एक टाइम पीरियड के साथ बनती है, फिक्स टाइम पीरियड के साथ, लेकिन दर्शनी हुंडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, तो देखो दर्शनी हुंडी पेबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन, जैसी प्रेजेंट करी पेमेंट करना पड़ेगा। मुद्दती हुंडी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, लेकिन इसको आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे करते हो। अब इन दर्शनी और मुद्दती में ही दो कैटेगरीज अपनी अपनी आती हैं, मतलब आप अलग अलग तरीके की हुंडी बना सकते हो दर्शनी और मुद्दती के अंदर भी, जिसमें एक फेमस है शाहजोग हुंडी। शाहजोग हुंडी, शाह, शाही, नाम से पता चल रहा है ना, शाही। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि रिस्पेक्टेबल और रिप्यूटेड पर्सन्स के लिए बनाई जाती थी, यानी कि भाई बहुत स्पेसिफिक लोग हैं। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड बनते हैं,
अलग अलग लोगों की लिमिट के हिसाब से अलग अलग बनते हैं ना भाई, प्लैटिनम बन रहा है, वीजा कार्ड बन रहा है, वो अलग अलग लोगों के हिसाब से बन रहा है, उनकी कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो भी उनका बैंकिंग रिकॉर्ड रहा होगा उसके हिसाब से बनता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी हुंडीज होती थी उसकी भी कुछ कैटेगरीज होती थी। उसके बाद नाम जोग हुंडी। नाम जोग हुंडी का मतलब होता है कि ये सिर्फ उसी बंदे को पे किया जाएगा जिसका नाम मेंशन है। जैसे चेक पे हम लोग कभी नाम लिखते भी, कभी हम नाम नहीं भी लिखते, तो अगर हमने नाम लिख दिया तो सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा ना, और नाम नहीं लिखा तो आप किसी और के नाम पर भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो नाम जोग का मतलब है वो हुंडी जिसके ऊपर आपने नाम लिख दिया, अब ये सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा पैसा जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ कैटेगरीज ऑफ हुंडीज थी हमारे पास। दूसरा आया राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब बेटा मिडल मैन। जैसे आज के टाइम पर मुझे कोई सामान खरीदना है, मुझे एक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, तो मैं क्या जाऊं उनकी फैक्ट्री में जहां पर कोल्ड ड्रिंक बनती है वहां से खरीद के लेकर आऊं, या मैं अपने पड़ोस की दुकान से उठाकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आऊं, पड़ोस की दुकान से ना। बट फैक्ट्री से पड़ोस की दुकान तक वो कोल्ड ड्रिंक आई कैसे? अपने आप हवा में उड़ के, बोलो अपने आप आई? ऐसे फैक्ट्री से किसी ने जोर से कोल्ड ड्रिंक फेंकी और इधर वाले बंदे ने उसको कैच कर लिया और उसके घर पे पहुंच गई, उसकी दुकान पे आ गई वो कोल्ड ड्रिंक। बताओ ऐसे होता है क्या? कुछ तो होता होगा, कोई तो उसको लाने ले जाने का काम कर रहा होगा ना। तो बेटा जी फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक को बनाया जा रहा है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वहां लोग बैठे हुए हैं मैन्युफैक्चरर, उन्हीं मैन्युफैक्चरर के पास जा जाके ऑर्डर लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं हमारे होलसेलर, फिर उन्हीं होलसेलर से बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे रिटेलर, और उन्हीं रिटेलर से हम लोग जाके लेकर आते हैं कंज्यूमर्स। तो बेटा ये पूरी एक चेन होती है, ये पूरी एक चेन है हमारे मिडल मैन्स की। तो ये चेन जो है उस टाइम पर भी शुरू हुई, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज आया। इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन, जो कहीं ना कहीं लिंक क्रिएट करता है कुछ लोगों के बीच में। तो देखो इंटरमीडियरीज आर द पर्सन हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। इंटरमीडियरीज कौन है? ये एक लिंक क्रिएट करते हैं बायर और सेलर, जो सामान को बेच रहा है और जो सामान को खरीदना चाहता है, उनके बीच का एक लिंक क्रिएट करते हैं। As the trade expanded, different types of intermediaries emerged to facilitate the business transaction. अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे हमें लोगों की जरूरत पड़ी, तो वैसे वैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आने शुरू हुए। Who helped the producers reach the consumer easily, जिसकी वजह से हम आसानी से कंज्यूमर तक पहुंच पाए। बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पॉसिबल हो पाया, और इसने ट्रेड एक्टिविटीज की जो भी डिफिकल्टीज थी उसको रिड्यूस कर दिया। जैसे कि एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, होलसेलर्स हैं, कमीशन एजेंट है, ये सारे के सारे लोग इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। अब बेटा ये इंटरमीडियरीज भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटरमीडियरीज पैसों की समस्या को हल कर रहे हैं, और एक इंटरमीडियरीज ट्रेड से रिलेटेड सारी समस्या को हल कर रहे हैं। कैसे? पहले आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोले तो ये वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड में मदद कर रहे हैं, ये ट्रेड को आसान बना रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज देकर, पेमेंट करके, ये भी आपको लोन दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, मनी ट्रांसफर में मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको दे रहे हैं, और आपको यहाँ पर आपकी नीड की आपको कैरी करके लेके जाना पड़ रहा है कैश, उसको कम कर रहे हैं। हाँ, ये भी इंडिजिनियस बैंकर्स का ही एक टाइप है, मतलब इंडिजिनियस बैंकर्स इन्हीं का ही एक टाइप होते हैं। तो इसके अंदर आपके इंडिजिनियस बैंकर्स, साहूकार, मनी लेंडर, श्रॉफ्स और हुंडी डीलर्स, ये सारे लोग आते हैं। तो जैसे कि एक व्यापारी लोन लेता है किसी इंडिजिनियस बैंक से ताकि वो उसकी ट्रेडिंग जर्नी को फाइनेंस कर सके, तो बेसिकली ये लोग इंडिजिनियस बैंकर्स ही हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे आते हैं बेटा ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज, जो अब ट्रेड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको दूर करेंगे। सो ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज आर द पर्संस हु हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच की जो प्रॉब्लम है इसको इन्होंने दूर किया। इन्होंने एक ब्रिज बनाया, डिफरेंट पार्टीज जो ट्रेड में इन्वॉल्व है उनके बीच में एक रास्ता बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स में मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से प्रोड्यूसर जो है वो दूर दूर तक की मार्केट तक पहुंच पा रहा है। बर्डन रिड्यूस हो रहा है कि हमें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करना पड़ रहा, हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अपने काम पर है, रिटेलर का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अपने काम पर है, ये बीच के जितने भी हमारे इंटरमीडियरीज आ रहे हैं वो सारा हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो एजेंट, ब्रोकर, कमीशन एजेंट्स, होलसेलर, ये सब होते हैं। जैसे कि एक होलसेलर ने मसाले खरीदे किसी एक प्रोड्यूसर से, फिर उसे सप्लाई किया रिटेलर्स के पास जा जाके, जो कि अलग अलग सिटीज में हैं। तो देखो किस तरीके से ये लोग ट्रेड को आसान कर रहे हैं।
अब आते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट पे। अब ट्रांसपोर्ट क्या है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सामान को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक ले जाने का काम करता है, यानी कि फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक का सफर हम ट्रांसपोर्ट की मदद से ही तय करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग द डिफरेंट रीजन्स एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रेड। तो अलग अलग रीजन्स को बेसिकली कनेक्ट करना, ट्रेड की मदद करना, ये सब ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रहा है। उस टाइम पर इंडिया के पास लैंड और सी रूट्स हुआ करते थे, जिसकी मदद से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। मतलब अगर डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हो तो लैंड रूट हमने यूज कर लिया, अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना था तो सी रूट को हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया। तो रोड्स, रिवर्स, सी रूट्स, ये सभी एक्सटेंसिवली जो है उस टाइम पर यूज किए जाते थे। सो इट हेल्प्ड इन मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द रीजन्स एंड द कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग अक्रॉस द रीजन्स गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड दोनों में ही हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि दोनों ही चीजें बढ़ रही थी। जैसे कि इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो शिप का इस्तेमाल करते थे, अगर उन्हें कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अरेबिया के साथ या यूरोप के साथ किसी भी तरीके का अगर ट्रेड करना है तो सी रूट्स यानी कि सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से वो यहाँ पे ट्रेड कर पाते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था, कुछ सी रूट निकाले थे जिसकी मदद से वो आसानी से ट्रेड कर पा रहे थे। अब इंडिया के टाइम पे दो रूट बहुत फेमस हुए थे। ये जो हमारा ट्रेड चल रहा था पूरा, एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रीजन से दूसरे रीजन, तो उसके लिए उस टाइम पर हमारे पास दो रूट बहुत फेमस थे। एक का नाम था सिल्क रूट, तो दूसरे का नाम था स्पाइस रूट। अब नाम अपना काम बता रहे होंगे कि मैम सिल्क रूट से सिल्क जाती होगी, स्पाइस रूट से स्पाइसेस जाते होंगे, मसाले जाते होंगे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन सिर्फ सिल्क या सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं जाते थे। वो तो हम लोगों ने ज़्यादा जो चीज़ जाती थी उसी के नाम पर उसको रख दिया कि ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इसी चीज़ का होता है तो रख दो, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो बेटा सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट वॉज एन एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स। ये बहुत ही पुराना हमारा रूट माना जाता है, दैट कनेक्टेड द इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट एंड द यूरोप। तो ये सारी कंट्रीज को कनेक्ट करता था हमारा सिल्क रूट। और इसे सिल्क रूट इसलिए कहा गया क्योंकि सिल्क जो थी वो बहुत ही मेजर प्रोडक्ट था जो यहाँ पर इस रूट के थ्रू ट्रांसफर होता। जो चाइनीज सिल्क थी बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा, जो चाइनीज सिल्क थी वो सबसे ज़्यादा यहाँ से कहते हो कि ट्रेड कर, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होती थी। कनेक्टिंग द एशिया विद द यूरोप, इसने एशिया को यूरोप से कनेक्ट किया। एक्सचेंज हो रहे हैं गुड्स, कल्चर भी, आइडियाज़ भी। मदद कर रहे थे हमारे इंडियन ट्रेडर की कि हम इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँच सके। क्या क्या यहाँ पर ट्रेड हो रहा था? सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। सो इंडिया के जो व्यापारी थे वो कॉटन फैब्रिक को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और प्रीशियस स्टोन को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे सेंट्रल एशिया और यूरोप में अपने सिल्क रूट के ही माध्यम से। ठीक है, दूसरा रूट निकल कर आया बेटा स्पाइस रूट। अब स्पाइस रूट क्या कर रहा था बेटा? स्पाइस रूट वाज अ नेटवर्क ऑफ सी रूट दैट कनेक्टेड द इंडिया। अब इसने क्या क्या, इसने भी कुछ ऐसी देशों को कनेक्ट किया, अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका एंड यूरोप, एंड इट वाज फेमस बिकॉज द हाई डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस इन फॉरेन कंट्रीज। तो बेटा हमारे जो इंडियंस हैं वो चटोरे हैं, मसालेदार हैं, तीखे हैं और चटपटे हैं, तो हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस हैं वो वर्ल्ड में फेमस है आज भी। तो हमारे यहाँ से भारी मात्रा में जो स्पाइसेस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाया करती थी और इसी रूट के माध्यम से वो जाती थी। सो मेनली बेस्ड ऑन द मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि सी ट्रेड ही है ये भी, हमारा यहाँ से सी ट्रेड होता था बहुत ज़्यादा। इसने इंडियन पोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट किया। इसने मदद करी इंडिया की कि वो मेजर एक्सपोर्टर बन पाए हमारे स्पाइसेस का। ज़्यादातर ब्लैक पेपर, और इसको यहाँ पर कह सकते हो कि ब्लैक गोल्ड भी इसको बोला जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर जो है वो इस रूट से जाया करती थी। ठीक है, उसके बाद कार्डेमम, सिनेमम एंड द क्लॉव्स एंड द अदर स्पाइसेस जो है, यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हमारी भाषा में खड़े मसाले जितने भी थे वो सारे यहाँ से जाया करते थे। सो जैसे कि स्पाइसेस जा रहे हैं केरला से, साउथ इंडिया से, वो एक्सपोर्ट होते थे अरब, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसी स्पाइस रूट के माध्यम से। ठीक है,
बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज की। तो बेटा ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करूं तो हमारे यहाँ पर ना कुछ कम्युनिटीज फेमस थी, जैसे कि हम कहते हैं ना, अरे भाई ये तो हमारे बनिया लोग हैं, ये तो बिजनेस करते हैं, ये तो लाला आदमी है, ये तो बिजनेस ही करेंगे, है ना। तो बेटा इस तरीके से वहां पर भी कुछ हमारी कम्युनिटीज होती थी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, जो अलग अलग रीजन्स में फेमस होती थी। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज जो थी इंडिया के अंदर वो स्पेशलाइज थी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद कर रही थी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क था, ट्रेड जो था अलग अलग रीजन्स में चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉमर्स में। तो कुछ एग्जांपल्स है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। मारवाड़ीज होते थे, छत्रीस होते थे, गुजराती हो गए, पारसीज हो गए, मुल्तानीज हो गए। तो ये सारे लोग एक पर्टिकुलर रीजन्स में, जैसे कोई नॉर्थ में था, कोई ईस्ट में था, तो इस तरीके से अपना अपना जो काम वो कर रहे थे। कुछ नगर सेठ हुआ करते थे। तो इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास अब मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, यानी कि कुछ व्यापारियों का ग्रुप। और ये व्यापारियों के ग्रुप बहुत फेमस हुआ करते थे, अलग अलग एरियाज के अंदर काम करते थे। तो बेटा मर्चेंट कॉर्पोरेशंस वर दी ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस ऑफ द मर्चेंट्स दैट रेगुलेटेड एंड प्रमोटेड द ट्रेड। मतलब मोस्टली जो ट्रेड होता था, या आप कह सकते हो कि जो हमारे बिजनेस हो रहा था इंडिया के अंदर, वो इन्हीं सभी लोगों के इर्द गिर्द होता था। These groups protected the interest of the traders and ensured the smooth business operation। तो ये हमारे ट्रेड को कह सकते हो कि प्रोटेक्शन भी देते थे और उसको और स्मूथ बनाने में मदद करते थे। They worked as the organized trade association। एक तरीके से हमारे ट्रेड एसोसिएशन हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स को बचाते थे अनफेयर प्रैक्टिसेस से। मतलब कि अगर कहीं पर भी किसी तरीके से ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है, तो ये उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देते थे और उसको सॉल्व करते थे। ये डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को ये भी प्रमोट करते थे, जैसे कि मनीग्रामम और नाना देसी, ये कुछ फेमस मर्चेंट कॉर्पोरेशंस थे एंशिएंट इंडिया में, जो उस टाइम पर फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बेटा मेजर ट्रेड सेंटर्स हमारे कौन कौन से थे। तो आपकी बुक में तो न जाने कितने सारे ट्रेड सेंटर्स लिखे हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए जिसके आप इवन नाम याद रख पाओ। तो बहुत ज़्यादा इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चार पांच नाम भी अगर आपको याद होते हैं तो इट इज इनफ। सो ट्रेड सेंटर्स का मतलब है वो इंपॉर्टेंट सिटीज और पोर्ट्स जहां पर लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। अब ऐसा नहीं है ना बेटा कि ट्रेड हर जगह पर हो रहा है, हर जगह किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है। जैसे कि बनारस की साड़ी बोलते हैं ना, तो बनारसी सिल्क बहुत फेमस है। तो इस तरीके से उस टाइम पर भी कुछ ऐसे मेजर सिटीज या पोर्ट्स हुआ करते थे जहां से भारी मात्रा में व्यापार होता था, और दे सर्व्ड एज अ हब फॉर द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, जो इंडिया को कनेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट से, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी में मदद कर रहे थे। तो मेजर ट्रेड सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना बोलते हो, तक्षशिला है, उज्जैन है, काशी, वाराणसी यानी कि हमारा, और सूरत, इनसे भारी मात्रा में उस टाइम पर ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, अब क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, हमारे इंपोर्ट बास्केट और हमारे एक्सपोर्ट बास्केट में क्या क्या था। तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो, प्रेशियस स्टोन्स और हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से जा रही थी। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर सारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो स्पाइसेस और कॉटन फैब्रिक जैसे कि हाईली डिमांड था यूरोप और एशिया के अंदर। वहीं पे हम इंपोर्ट क्या करते थे बेटा, हम गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेज, लग्जरी गुड्स, फाइन सिल्क और अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया करते थे। जैसे कि सिल्क गई तो सिल्क से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, कॉटन गई तो कॉटन से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा हुआ करता था। तो अब आगे चलते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो क्या पोजीशन थी, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, इसे पढ़ते हैं और अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं इस चैप्टर की। तो बहुत सेंचुरी से इंडिया जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो लेकर बैठा है, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन माना जाता है हमारा इंडिया। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे दुनिया देश में, अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कंट्री है वो अच्छी खासी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी इंजॉय करती है अपने इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। जैसे कि इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका में, एशिया में, जिसने इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना दिया था ग्लोबल कॉमर्स में। यानी कि हर देश की नज़र
हमारी कंट्री के ऊपर थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर वो सब था जो उन लोगों के पास नहीं था और जो उन लोगों को अपने यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ज़रूरी था, वो सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो हम दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो इंडिया बड़ा मासूम है, देख लो किस तरीके से सबकी मदद कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसने खुद को पीछे छोड़ दिया। तो अगर ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं हमारे इंडिया के अंदर, और आज आप देख लो कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सो आई होप कि इस चैप्टर ने आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये चैप्टर लगा होगा। तो बच्चों, आज हमारे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जहाँ पर हमने हिस्ट्री भी पढ़ ली, हमने मेन चैप्टर के जो और एरियाज थे उस पर भी फोकस कर लिया। तो कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा कि आज आपने 11th में पहले चैप्टर की जर्नी को कंप्लीट किया, बिजनेस स्टडीज़, जो कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो मुझे बताइएगा कि क्या लग रहा है कि बिजनेस कैसी और आगे और क्या क्या तुम पढ़ने वाले हो, तो इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये पहला चैप्टर कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। तो चलो, मिलूंगी आपसे अगली एक नई जर्नी में एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।